नमस्कार। आज के वीडियो सीरीज में हम शुरुआत करेंगे आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसे आप आर्कियन शेल समूह भी कहते हैं। अब बात उठती है कि इससे संबंधित वह कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसे आप सभी को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आर्कियन शेल समूह का नाम आर्कियन ही क्यों पड़ा, आर्कियन शेल समूह को प्री कैम्ब्रियन पीरियड में लिया जाता है, तो आखिरकार प्री कैम्ब्रियन नाम कहाँ से आया। आर्कियन शेल समूह के अंतर्गत पाया जाने वाली चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट, वहाँ लिखा रहता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, तो आखिरकार ये क्रिस्टल फॉर्म में क्यों पाया जाता है। हम अगर आर्कियन शेल समूह का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो आर्कियन शेल समूह है इसे प्लूटोनिक, इंट्रूसिव या अंतर्वेद चट्टानें क्यों कहते हैं। आर्कियन शेल समूह को अत्यंत प्राचीन चट्टानें क्यों कहा जाता है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते, उसके बावजूद भी इससे संबंधित कुछ हम जीव आधारित वातावरण को भी पढ़ेंगे। तो ये क्या कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को जानना आवश्यक है। बस इसे ही लेकर के मैं आया हूँ, आपका अपना क्रांति सर, और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्वराज IAS में। तो चलिए बढ़ते हैं हम आर्कियन शेल समूह की ओर कि क्या है आर्कियन शेल समूह। और इस आर्कियन शेल समूह को यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप इसे कहते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। चलिए आर्कियन शेल समूह को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, जिसके आधार पर आप एक तथ्य यहाँ पर कहते हैं। देखिए आर्कियन शेल समूह से संबंधित आप क्या तथ्य कहते हो। आप ये कहते हो एक तथ्य कि यह अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। अब बात उठती है कि अगर ये प्राचीन है तो इसका कारण क्या है। कोई ना कोई आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपका ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जी हाँ, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब यहां समझिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसे आप हिंदी में भूवैज्ञानिक काल मापनी भी कहते हैं। अब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर बात कही जा रही है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा अलग अलग 4 वर्गीकरण में। इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, उसका जो कालक्रम हुआ है उसके अनुसार, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा हूं। अब वो क्या डिवीजन होगा, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम जाते हैं तो आपको यहां दिखाई देता है एक ईयन। ईयन के अंतर्गत हमने देखा था आपको मिलेगा एरा, फिर पीरियड, और पीरियड के बाद जो आएगा वो है इपोक। ये आपको दिखाई देता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि आर्कियन शेल समूह जो है वो अत्यंत प्राचीन क्यों है। तथ्य आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि आपके उत्तर का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाए। तो देखिए ईयन, एरा, पीरियड और इपोक, इसी ईयन के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड हम देखेंगे उसे हम कह रहे हैं कि प्री कैम्ब्रियन के वक्त का है। अब बात उठती है कि सर प्री कैम्ब्रियन का जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक का लेंगे, तो हम लेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए हमने कौन सा साइंटिफिक मेथड देखा था जो इससे ज्ञात हुआ उसकी आयु, तो वो थी रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के माध्यम से हमने देखा था, और कितना देखा था रेडियोमेट्रिक डेटिंग के माध्यम से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमने इतना देखा था पृथ्वी का। तो बस उसी को आधार लेकर के अब हम बनाएंगे लगभग 4600 मिलियन वर्ष, 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर हम यहां पर जाएंगे 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक।
क्यों? क्योंकि अब ये जो प्री कैम्ब्रियन का टाइम पीरियड मैं ले रहा हूं 4600 से 2500 मिलियन वर्ष तक का, तब इसके मध्य हमें एक नाम दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं आर्कियन। आर्कियन, या फिर आप इसे हिंदी ही में कहोगे अद्य महाकल्प। अद्य महाकल्प आप इसे ही हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो आर्कियन हुआ, जैसे कि हमारा नाम शो हो रहा है आर्कियन शैल समूह, अब इस आर्कियन टाइम पीरियड का अगर कोई आपसे पूछे कि टाइम पीरियड क्या है 4600 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसका नाम हम प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत ले रहे हैं, जो किस के अंतर्गत आ रहा है? इयॉन के अंतर्गत आ रहा है। इयॉन का जो डिवीजन हुआ है, चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, उसका वर्गीकरण हमने इयॉन, एरा, पीरियड और इपोक में किया गया है, जिसे प्रदर्शित करता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अब आपका एक परफेक्ट आंसर आता है विद स्ट्रॉन्गनेस कि अत्यंत प्राचीन आर्कियन शैल समूह को क्यों कहा जाता है, या अत्यंत प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर जो इयॉन महाकल्प है, उस इयॉन के अंतर्गत ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आएगा। और प्री कैम्ब्रियन का अगर हम टाइम देखें तो 4600 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व के मध्य हम स्टडी करते हैं आर्कियन का। और ये जो आर्कियन का हम स्टडी कर रहे हैं, यही आर्कियन आर्कियन शैल समूहों को प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका पहला जो उत्तर होगा कि ये अत्यंत प्राचीन है, तो ये बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसी आर्कियन के अंतर्गत, यहां देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं इस आर्कियन के अंतर्गत, तो हमें क्या दिखाई देता है? वो ये है कि आर्कियन जो है, यहां देखिए आर्कियन में किस प्रकार के हमें खनिज मिलते हैं, कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं, और क्या कुछ महत्व है इस आर्कियन शैल समूह का, इसे हम समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इस आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती हैं, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ देता है। और फिर हम देखेंगे उसका निर्माण कैसा होता है, उसका नाम ऐसा क्यों लिया गया, हम इसे देखेंगे। और हम तथ्यों को जानेंगे जो इनसे संबंधित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत कौन कौन से चट्टानें हमें मिल रही है और उसका निर्माण कैसा हुआ और इसका नाम ऐसा ही क्यों पड़ा। तो यहां पर जब हम आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत चट्टानों की अगर मैं प्रकार की अगर बात करूं, तो चट्टानों में आपके पास दिखाई देगा, उदाहरण के तौर पर यहां लिया जा रहा है ग्रेनाइट। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट। अब जो ग्रेनाइट है ये इसकी चट्टान है। अब आप अगर पुस्तक पढ़ते हो तो आपको यह पता चलता है कि जो ग्रेनाइट है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ग्रेनाइट है वो किस तरीके से पाया जाता है? क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगा। अब क्रिस्टल फॉर्म बोलिए, या फिर अगर आप हिंदी से कहना चाहो तो आप बोलोगे कि ये रवेदार चट्टानें हैं। रवेदार चट्टान है। अब बात उठती है कि ये जो रवेदार चट्टान है या फिर क्रिस्टल फॉर्म है, तो ऐसा क्यों है? क्यों इसका अन्य नाम हमें दिखाई देता है? इसी आर्कियन शैल समूह या फिर आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो चट्टान है उसमें अन्य नाम, जैसे कि ग्रेनाइट हमने बोला, तो अन्य नाम के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है प्लूटोनिक भी इसे कह रहे हैं। प्लूटोनिक रॉक, इसे ही कहा जा रहा है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, या फिर हिंदी में अगर आप कहोगे तो ये अंतर्वेद, इसे ही कहा जा रहा है अंतर्वेद चट्टानें कहा जा रहा है, या फिर इसे कहा जा रहा है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान। और अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हो तो आप इसे ही कहते हो इग्नेशियस रॉक। तो ऐसा क्या कारण है कि आग्नेय चट्टानें कहला रहा है? ऐसा क्या कारण है कि हम इसे प्लूटोनिक रॉक कह रहे हैं? क्या कारण है कि इसकी जो संरचना है वो हम कह रहे हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में है या फिर रवेदार चट्टानें हैं? ये संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा पृथ्वी के परतों में, मतलब कि हमें स्टडी करनी पड़ेगी जो पृथ्वी जो बनी हुई है उसके 3 परतों की, और वहां से फिर हमें निर्माण देखना होगा कि आखिरकार ये ग्रेनाइट चट्टानें जो कि हम आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसे हम
प्लूटोनिक इंट्रूसिव अंतर्वेद आग्नेय चट्टान क्यों कहते हैं, जिसकी संरचना हम रविदार बोल रहे हैं। इसके भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे साइंटिफिकली। फिर से वही उत्तर, ताकि आपका दिया हुआ जो आंसर होगा उसका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाए, एक अच्छा बेस आप देख सको। तो चलिए बढ़ते हम इसी की ओर। ये ग्रेनाइट चट्टानों को प्लूटोनिक क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी को बनाते हैं। ये रहा पृथ्वी, यहां देखेंगे, इसे समझिए आप। और इस पृथ्वी में देखा जाएगा तो ये रहा इसका कोर, इस कोर के ऊपर देखा जाएगा तो ये रहा इसका मेंटल, और ऊपर मिलेगा आपके पास क्रस्ट। तो इसकी 3 परतें हमने देखा। यह है आपका पृथ्वी। इस पृथ्वी के अंतर्गत जो सबसे अंदर में आपको दिखाई दे रहा है परत, उसे आप कहोगे कोर। कोर के ऊपर यहां दिखाई दे रहा है हमें मेंटल, और मेंटल के ऊपर जो ऊपरी सतह है धरातल की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये 3 परतें पृथ्वी की हमें दिखाई देती है। हम मुख्यतः हमारा जो ध्यान लगाएंगे वो मेंटल की ओर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्कियन, यहां ध्यान दीजिए, आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आप एक महत्वपूर्ण चट्टान, इसका जो उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं वो है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट क्या है, उससे संबंधित आपको सारे डेटा यहां पे दिया जा रहा है, वो भी साइंटिफिकली प्रूफ करके। तो यहां देखिए, अब ग्रेनाइट का निर्माण कैसे हुआ उसे समझने से पहले मैंने यहां पर एक पृथ्वी की 3 परतें बना रखा हूं, जहां पर ये कोर हुआ, ये मेंटल हुआ, क्रस्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपरी परत से लेकर के यहां से लेकर के ये यहां तक आपको मेंटल दिखाई दे रहा है। इसे देखिए, इस तरीके से कर देता हूं, ये हो गया इसका क्रस्ट, और यहां से यहां तक का आपका दिखाई दिया मेंटल। तो ये मेंटल दिख रहा है, यहां से यहां तक, ये देखिए मेंटल। तो अगर हम इसकी क्रस्ट से लेकर के मेंटल, मतलब कि धरातल की ऊपरी सतह से लेकर के मेंटल की अगर हम गहराई अगर देखें पृथ्वी में, तो लगभग 35 किलोमीटर से लेकर के 2980 किलोमीटर भीतर या नीचे की ओर हमें दिखाई देता है। ये मेंटल की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। किसकी बात चल रही है? मेंटल की। क्यों मेंटल की बात की जा रही है? क्योंकि ये जो मेंटल है यही डिसाइड करेगा हमारे इस ग्रेनाइट की संरचना का, यही मेंटल जो है डिसाइड करेगा फॉर्मेशन का, ये किस तरीके से ये ग्रेनाइट फॉर्म होगा, बनेगा, हम उसे समझने की जा रहे हैं। तो आपने मेंटल बताया कि 35 से लगभग 2980 किलोमीटर नीचे की ओर है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है कि ये जो मेंटल है ना, ये अत्यंत गर्म वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की अगर इस मेंटल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कितना डिग्री तापमान होता है, तो तापमान अगर बोला जाए तो आप याद रखोगे लगभग आपके पास दिखाई दे रहा है 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना अधिक तापमान यहां पर मिलता है हमें इस मेंटल वाले क्षेत्र में। क्यों तापमान की बात की जा रही है? तापमान की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि अब आपको बताया जाएगा कि इसी मेंटल में ही, यही मेंटल वाले क्षेत्र में ही आपको पिघली हुई चट्टानें दिखाई दे रही है। तो चलिए अब मैं विशेष तौर पे सिर्फ मेंटल को बनाता हूं ताकि ग्रेनाइट का हम फॉर्मेशन कर सकें और आपको समझ आ सके कि क्यों हम आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो ग्रेनाइट चट्टानों का जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं उसका नाम हम प्लूटोनिक देते हैं, उसको हम इंट्रूसिव कहते हैं, हम उसे अंतर्वेद कहते हैं, हम ये कहते हैं उसका प्रकार रवेदार चट्टानें। ऐसा क्यों है? फिर हम इसके महत्व को भी जानेंगे। फिलहाल तो हम उसके फॉर्मेशन को देखते हैं। और प्राचीन क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, साइंटिफिकली प्रूफ कर चुका हूं। तो फिलहाल हम बनाते हैं सिर्फ मेंटल को। ये सिर्फ मेंटल को बनाया जा रहा है। तो यहां से एक मैप, ये इस तरीके से मैं एक एरो बना देता हूं, ये मेंटल है। तो चलिए मेंटल लिख देते हैं हम, मेंटल। अब आपको मैंने जैसे ही बताया कि मेंटल वह स्थान है जिसका तापमान लगभग 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब तापमान यहाँ पर इतना अधिक है कि इस मेंटल वाले परत में
जो कुछ चट्टाने होगी वो अत्यंत पिघली हुई अवस्था में रहेगी। मतलब कि यहाँ जो चट्टान है, चट्टान वो कैसी है, पिघली हुई है, पिघली हुई चट्टाने हैं जिसका तापमान बहुत अधिक है। और ये जो पिघली हुई चट्टाने हैं इसे ही कहा जाएगा मैग्मा। ये भी आप याद रखो, मतलब इसी मेंटल में ही अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्मा। इसे आप समझिए, ये हो गया हमारा मैग्मा। क्लियर हो गया। अब यही जो मैग्मा है प्रेशर की वजह से, इसे आप समझिएगा, प्रेशर की वजह से जब ये बाहर निकल रहा होता है, मैं फिर से एक रूप बना दे रहा हूं, यहां देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये एक बना दिया गया, ये मेंटल है, ये लीजिए ये मेंटल, मेंटल आपको दिखाई दे रहा है। अब इस मेंटल में हमने क्या बताया कि यहाँ पे पिघली हुई चट्टाने हैं। अब ये जो पिघली हुई चट्टाने हैं, ये जो पिघली हुई चट्टाने हैं जो मैग्मा के तौर पर है, मैग्मा पिघली हुई चट्टाने, ये क्या करेंगे, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। मगर जो पृथ्वी का धरातलीय सतह है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, क्रस्ट अपर मोस्ट पार्ट या फिर पृथ्वी का धरातलीय भाग जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, यहां पर ये मैग्मा जो है ये बाहर निकल नहीं पाता, बल्कि यहीं कहीं ये जम जाएगा। जम गया ये मैग्मा क्योंकि बाहर नहीं निकल पाया। जब ये बाहर नहीं निकल पाया, यहीं पे ही जम गया, तो ये जो मैग्मा है जो एक्चुअल में चट्टाने हैं, पिघली हुई चट्टाने हैं जिसका तापमान बहुत अधिक है, क्योंकि मेंटल में ही तापमान कितना 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल नहीं पाया, कहां से, क्रस्ट से, धरातल की सतह से बाहर नहीं निकल पाया, ये यहीं जमने लगता है। अब ये धीरे धीरे जम रहा है, तो धीरे धीरे जमने की वजह से इस मैग्मा की संरचना में हमने ये पाया कि यहाँ पर धीरे धीरे जमने की वजह से, इसे समझेंगे आप, धीरे धीरे जमने की वजह से जब ये जम गया तो हमने देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे जम तो गया, लेकिन इसकी जो संरचना है वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है रवेदार। कैसे दिखाई दे रही है, रवेदार। इसलिए कहा जाता है कि ये जो ग्रेनाइट है वो कैसा है, रवेदार है। कैसा है, रवेदार। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये रवेदार क्यों है, या फिर अगर कोई पूछा कि ये क्रिस्टल फॉर्म में हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि जो पृथ्वी की जो मेंटल वाली परत है, जो कि लगभग 35 से 2980 किलोमीटर नीचे गहराई में हमें पाया जाएगा, वो मेंटल का तापमान 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। और इतने अधिक तापमान में जो चट्टाने हैं वो पिघली हुई होती है, और यही पिघली हुई चट्टाने जब बाहर निकल रही होती है तो पृथ्वी की इस धरातलीय स्तर को पार नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाता, अपितु वो यहाँ अंदर ही जम गया है। और जमने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडी होती है, जम जाती है, तो इसकी जो संरचना है वो हमें रवेदार तौर पर दिखाई देती है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि ये रवेदार चट्टाने हैं या फिर क्रिस्टल फॉर्म है। ये भी आपको एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि क्यों आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत जो ग्रेनाइट है हम उसे क्या कहते हैं कि ये रवेदार चट्टाने हैं, इसके प्रकार है। दूसरा आपको बताया गया कि इसी ग्रेनाइट से संबंधित कि ये कैसी है, तो ये आग्नेय चट्टाने हैं। अब आग्नेय चट्टान के लिए अगर आपको आधार देना रहा तो आप आधार यहीं से दोगे कि ये मेंटल में जो पिघली हुई चट्टाने हैं, यहाँ पे तापमान 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस है, यही जब ऊपर प्रेशर लेते हुए आती है लेकिन धरातलीय सतह को पार नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें आग्नेय चट्टाने भी कहते हैं, क्योंकि इनका तापमान जो कि पिघली हुई चट्टाने हैं दरअसल रूप में वो लगभग 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई दे रहा है, तो आपने इनका नाम आग्नेय चट्टान भी कह दिया। तो ये भी आप एक तथ्य याद रखोगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास देता है, साइंटिफिक अप्रोच आपको देता है आपके आंसर में स्ट्रॉन्गनेस लाने के लिए। क्लियर हुआ ये सारी चीजें। चलिए
अब जब आप ये जान चुके हो कि आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत इसकी प्रमुख चट्टानों के तौर पर जब आप ग्रेनाइट का अध्ययन कर रहे हो तो ग्रेनाइट का अध्ययन की संरचना रवेदार है। तो रवेदार क्यों है? क्योंकि ये जो मैग्मा ठंडा होकर के पृथ्वी की सतह के नीचे दब जाती है, जम जाती है, तो रवेदार फॉर्म में आती है, इसलिए रवेदार चट्टाने बोल दिए। ये मेंटल वाले पार्ट से जहाँ पे पिघली हुई चट्टाने हैं ये ऊपर उठ रही है, अत्यंत गर्म है, आपने इसे आग्नेय चट्टाने भी कह दिया। अब बात उठती है कि सर ये जो आर्कियन शैल समूह है इसी से संबंधित एक और तथ्य यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर खनिज जो हमें प्राप्त होता है, उदाहरण के तौर पर सर अगर इसमें खनिजों की बात की जाए इन आर्कियन शैल समूह में, तो खनिज के तौर पर जैसे आपको मिलेगा क्वार्ट्स, खनिज के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि क्वार्ट्स, या फिर आप यहीं पे प्राप्त करोगे जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोहा, नीचे चट्टान में आपके पास मिल रहा है। तो ये जो क्वार्ट्स है, लोहा है, जो खनिजों के तौर पर सर हमें दिखाई दे रहा है, इसका क्या महत्व है? तो इसके महत्व को फिर से आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप कहोगे कि जब हमें खनिज पता चलेगा तो खनिज से हमें प्राप्त होगा राजस्व। इसे आप समझिए, खनिज से प्राप्त होगा आपको राजस्व, और जब आपको राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो इससे भारत सरकार को मदद मिलेगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप कहोगे सामाजिक आर्थिक विकास में। ये आपका उत्तर होगा। यही कारण है कि जब हम शैल समूह का अध्ययन करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रकार की खनिजें मिल रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे खनिज कहा गया इस आर्कियन शैल समूह में क्वार्ट्स और लोहा इत्यादि, जिससे प्राप्त होगा आपको राजस्व, और राजस्व कार्य आएगा, काम आएगा हमारे सामाजिक आर्थिक विकास हेतु। तो ये तो इसके महत्व को दर्शाता है। अब हम कुछ और चीजों को जानते और समझते हैं कि सर ये जो आर्कियन शैल समूह है इसे विभाजन भी किया जाता है, 3 प्रकार से विभाजन, आप उसके बारे में भी बताइए अगर ऐसा कोई प्रश्न करे। तो अब हम चलते हैं इसी आर्कियन शैल समूह के विभाजन की ओर, और विभाजन की अगर बात की जाती है तो देखिए 3 प्रकार से इसका विभाजन होगा। इसके लिए हम एक भारत का मैप बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए इसका विभाजन ऐसा क्यों किया गया है। तो ये हो गया हमारे भारत का एक आउटलाइन मैप जो आपको बनाना होगा, और इसी आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत में जो हमने डिवीज़न किया है आर्कियन शैल समूह का वो 3 नाम ऐसे क्यों दिए। तो चलिए अब हम इस आर्कियन शैल समूह के डिवीज़न की हम बात करते हैं। आर्कियन शैल समूह का अब हम देखते हैं विभाजन की अगर बात किया जाए, या वर्गीकरण भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे क्लासिफिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो वर्गीकरण में आपके पास 3 नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। एक नाम आप कहोगे जैसे कि उदाहरण के तौर पर बंगाल नीस, आप इसे ध्यान दीजिएगा, बंगाल नीस। अब बंगाल नीस क्या है? तो यहाँ पे जो नीस है, यह नीस भी आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आने वाली चट्टान ही है, जैसे कि ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको पूर्णतः जानकारी दिया हूँ। तो नाम आपके पास क्या मिल रहा है? बंगाल नीस। अब बात उठती कि सर इसका नाम बंगाल नीस ही क्यों दिया गया है? तो आप इसे समझने के लिए यहाँ चलिए, जिसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है। इसी वेस्ट बंगाल में जब हम जाते हैं तो हमें एक स्थान मिलेगा मिदनापुर, और ये जो स्थान मिला है मिदनापुर, इसी मिदनापुर में पाए जाने वाले शैल समूहों का यहाँ पर अध्ययन किया गया सर्वप्रथम। और इस प्रकार के शैल समूह अन्यत्र कहीं भी अगर पाए गए हैं तो हमने उसे बोल दिया बंगाल नीस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है बंगाल नीस। एक उदाहरण के तौर पर यह उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है यह बंगाल नीस। क्लियर हो गया। दूसरा वर्गीकरण का अगर नाम दिया जाए तो हम बोलेंगे इसे बुंदेलखंडी
बुंदेलखंडनीस, बुंदेलखंडनीस। अब देखिए ये जो हमने बुंदेलखंडनीस का जो नाम लिया है, फिर से आपको जानना होगा कि ये कहाँ पर है। सर्वप्रथम अगर हम इसके अध्ययन की अगर बात करें और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो एकदम क्लियर होता है। ये रहा आपका यूपी वाला क्षेत्र जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हो, और इसी यूपी वाले क्षेत्र में आपके पास मिलेगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, जहां पर यहाँ के शैल समूह का अध्ययन किया गया, और ऐसे शैल समूह अन्यत्र कहीं भी पाए गई तो इसे कह दिया गया बुंदेलखंडनीस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा बघेलखंड पठारी वाला क्षेत्र, जहाँ पर आपको ये बुंदेलखंडनीस दिखाई देता है। और चाहो तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी ये पाया जाएगा। तीसरा जो हमें दिखाई देता है या फिर हमें जो अध्ययन करना है वह है नीलगिरी नीस, नीलगिरी नीस। अब बात उठती है कि ये जो नीलगिरी नीस है ये कहाँ पाया जाएगा। तो आप जानते हो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर आपको नीलगिरी पर्वत दिखाई देता है। अब नीलगिरी पर्वत से संबंधित अगर कुछ तथ्यों की अगर बात किया जाए तो आप जानते हो नीलगिरी पर्वत जो है वो आपको बाउंड्री में दिखाई देता है 3 स्टेट्स के, जो वहां पे मिल रहा है। तमिलनाडु हो गया, यहीं आपके पास कर्नाटक हो गया, और केरल वाले पार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर जिस शैल समूह का अध्ययन किया गया उसे हमने नीलगिरी नीस कहा, और वो शैल समूह किसके अंतर्गत है? आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। तो अब ऐसी चट्टानें जो कि नीलगिरी क्षेत्र में पाई जा रही है, जिसे हम नीलगिरी नीस कह रहे हैं, अन्यत्र कहीं और पाया जाएगा तो हम उसे नीलगिरी नीस के नाम से जानेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो यही नीलगिरी नीस जो है वह हमें उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा। तो ये था 3 वर्गीकरण आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत। अब हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को जानने के लिए कि जो आर्कियन शैल समूह है, जिसे हमने फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, फिर कुछ बातों को हम लेकर के चलेंगे। जैसे कि आपको कहा गया कि आर्कियन शैल समूह जो है वो अत्यंत ही प्राचीन है, तो आप इसका साइंटिफिक अप्रोच आपने दिया कि यह प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत आता है, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत इयॉन महाकल्प के अंतर्गत प्री कैम्ब्रियन। वैसे तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो आपको 4600 से 570 मिलियन वर्ष तक का मिलता है, लेकिन हमने उसे बीच में ब्रेक किया 4600 से 2500 मिलियन वर्ष तक का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्कियन। और यही आर्कियन के अंतर्गत शैल समूह जो पाया जा रहा है उसे आर्कियन शैल समूह कहा जा रहा है, इसे ही अद्य महाकल्प। फिर हमने दूसरा देखा कि इस आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत पाए जाने वाली जैसी चट्टानें हैं ग्रेनाइट या नीस। तो ग्रेनाइट से संबंधित हमने देखा इसकी जो संरचना है वो क्रिस्टल फॉर्म पे है या रवेदार चट्टानें हैं। तो ये रवेदार चट्टानें क्यों हैं, इसे समझने के लिए हम गए इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो हमने देखा कि पृथ्वी के अंतर्गत 3 परतें, जहां पर आपको क्रस्ट ऊपरी परत, फिर मेंटल, फिर कोर। और मेंटल के विशेष तौर पर हमने ध्यान दिया कि 35 से 2980 किलोमीटर नीचे भीतर की ओर है, जहां पे तापमान 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस है। और इसी मेंटल को हमने हाईलाइट किया कि यहाँ पे पिघली हुई चट्टानें पाई जा रही है, जिसे हम नाम दे रहे हैं मैग्मा। और जब यही मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो पृथ्वी की धरातल को ये पार नहीं कर पाता, बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही ये जम जाता है, और धीरे धीरे जमने की वजह से इसकी संरचना रवेदार हो जाती है, इसलिए इसे क्रिस्टल फॉर्म वाली ग्रेनाइट चट्टानें कहा जाता है। और हमने देखा कि इसे ही आग्नेय चट्टान कहा जा रहा है, क्योंकि ये नीचे से आ रहा है गर्म मैग्मा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि ये तापमान इतना अधिक क्यों है, इसका क्या कारण है, तो वैसे तो कारण इसका यह भी कहा जाता है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से यहाँ पे तापमान इतना अधिक है, जिसमें कि एक कारण आप ये कह सकते हो, ऊपर देखिए आपको मेंटल दिखाई दे रहा है और नीचे आपको कोर दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच जो घर्षण होता है, जिसे इंग्लिश में आप फ्रिक्शन कहते हो, उसी फ्रिक्शन की वजह से ये तापमान हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो ये इसका एक
कारण आप ले सकते हो, फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से कोर और मेंटल के मध्य। फिर उसके पश्चात हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसमें जो खनिज पाया जाता है जैसे क्वार्ट्ज हो गया, लोहा हो गया, इसका क्या महत्व है, क्यों हम खनिजों का अध्ययन करते हैं किसी शैल समूह के अंतर्गत। जैसे आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत हमने खनिजों का अध्ययन किया तो हमें क्वार्ट्ज मिला, लोहा मिला इत्यादि मिला, तो इसका अपना महत्व है कि इससे भारत सरकार को प्राप्त होगी राजस्व, और इसी राजस्व के चलते हम कर पाएंगे सामाजिक आर्थिक विकास। यही कारण है कि हम किसी भी शैल समूह के अंतर्गत खनिजों का अध्ययन करते हैं। फिर आपको बताया गया कि इसके क्या वर्गीकरण हो सकते हैं। वर्गीकरण में हमने 3 देखा, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। जब हम बंगाल नीस की हम बात कर रहे हैं, नीस मतलब एक प्रकार का चट्टान ही है, जो हमने कहाँ देखा, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में, जहाँ पे सर्वप्रथम इसकी अध्ययन की गई। दूसरा हमने देखा बुंदेलखंड नीस, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इसकी अध्ययन की गई, और उससे संबंधित कहीं पर भी अगर हम ऐसे नीस पाए जा रहे हैं तो हमने उसे बुंदेलखंड नीस कहा। और ऐसा ही तृतीय हमने पढ़ा नीलगिरी नीस, जो कि तमिलनाडु कर्नाटक वाले बाउंड्री में हमें नीलगिरी पर्वत मिलेगा, और वहां पे पर्वत में पाए जाने वाला नीलगिरी नीस, जिसका अध्ययन हम अन्यत्र और भी स्थानों पर करते हैं। तो यह सब था आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है। अब एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वह यह है कि आप कई बुक में यह पढ़ोगे कि ये भारत में अगर हम यहाँ देखिए मात्र 5 मिनट की और लेक्चर, जिसमें कि आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जा सके, हमारे सुराज्य IAS के इस प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है। और यदि आपको यह कॉन्सेप्ट बेहतर लगे तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, आप ये भी पढ़ोगे कि जो आर्कियन शैल समूह है, वो आर्कियन शैल समूह भारत का लगभग, आप इसे समझेंगे, भारत का लगभग कवर करेगा कितना, तो ये कवर करेगा लगभग 2/3 आर्कियन। कितना कवर कर रहा है, आर्कियन रॉक सिस्टम, तो ये लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है, 2/3 हिस्सा, इतना ये आप कहोगे। जैसे कि ये प्रायद्वीपीय, भारत के प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2/3 हिस्सा आर्कियन रॉक सिस्टम कवर करता है। अब क्योंकि सबसे प्राचीन है, इस वजह से, क्योंकि सबसे प्राचीन है, इस वजह से अगर आप यहाँ देखिए गुजरात के पालमपुर से राजस्थान को कवर करते, अगर दिल्ली तक अगर आप पहुंचते हो, जिसे आप अरावली पर्वत श्रेणी आप कहते हो, अरावली पर्वत श्रेणी आप जिसे कहते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे विंध्य पर्वत की अगर बात कर दें, विंध्य पर्वत की अगर आप बात करो, या फिर अगर आप इस मेघालय वाले क्षेत्र में अगर जाओगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा मेघालय पठार, या अगर आप इसी पठारी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा आपके पास असम का आरबी योंगलोंग पठार, जहां पर आपके पास मिलेगा मिकिर की पहाड़ी, यहाँ पर मिकिर की पहाड़ी आपके पास यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि कहाँ पर है, असम वाले क्षेत्र में, कार्बी आंगलोंग पठार का ही हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन सब का जो बेस है वो आपको इन्हीं आर्कियन शैल समूह का मिलता है, आर्कियन रॉक सिस्टम का मिलता है, कारण कि सबसे पुराने हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पर अध्ययन करोगे हिमालय पर्वत श्रेणी की, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में भी आपको आर्कियन रॉक सिस्टम का एक बेस दिखाई देता है उसके कोर पार्ट में। हालांकि हिमालय जो है वो वलन पर्वत है, वो बाद में बना है इस अरावली पर्वत श्रेणी के तुलनात्मक, बावजूद उसके वहां पर ये आर्कियन शैल समूह के हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं उसके कोर पार्ट में। ठीक है, और अगर एक और बात अगर कही जाए तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और गोंडवाना लैंड जो है स्वयं प्राचीनतम भूखंड है। इस वजह से आप याद रखोगे कि प्राचीनतम है। जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं बता देना चाहता हूँ, वह यह है मेंटल से संबंधित। अगर आपके पास कोई प्रश्न कर दे कि ये मेंटल का और क्या महत्व है, तो इस मेंटल का महत्व आप ये जानोगे कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? टेक्टोनिक प्लेट। अब ये टेक्टोनिक प्लेट क्या है?
ये टेक्टोनिक प्लेट्स वही प्लेट्स है जिस पर आज महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, जिस पर आपको महासागर दिखाई देते हैं, जो आज कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हैं। और इसलिए आपके पास एक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो यहीं पर ही मैं आज के अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।